दोस्तों हमारे चैनल इन्फो एट इरफान में बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों आज हमारे चैनल की पहली वीडियो है और पहली वीडियो चूंकि ख़ास होनी चाहिए इसलिए बहुत से मौजूआत के बारे में सोचा गया। लेकिन दोस्तों आजकल क्योंकि दुनिया में जंग और वर्ल्ड वॉर 3 की बहुत बहस चल रही है और दुनिया के मुख्तलिफ लीडर्स जंग के बारे में अपने अपने बयानात भी दे रहे हैं। जैसे हालिया पाकिस्तान और इंडिया की जंग के तनाव में ये भी कहा गया कि ये एटमी जंग की शुरुआत भी हो सकती थी और उसके बारे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने एक एटमी जंग रुकवाई, जो किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन दोस्तों आज का हमारा मौजू ये नहीं है। आज का हमारा मौजू ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि दो एटमी मुल्क आमने सामने आ गए, बल्कि पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। अपनी इस वीडियो में हम ऐसे ही एक वाकया का जिक्र करेंगे जिसके दौरान उस वक्त की दो सुपर पावर्स आमने सामने आ गईं और एटमी जंग सिर्फ एक बटन की दूरी पर रह गई थी। तारीख में इसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ये वाकया क्यों हुआ और इसकी वजूहात क्या थीं, इन सब को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ रहिए। नाजरीन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाकी सब मुल्कों में जंग खत्म हो गई थी, लेकिन दो मुल्क, जी बिल्कुल, यहाँ हम बात कर रहे हैं अमेरिका और सोवियत यूनियन की। नाजरीन, दोनों ममालिक को ही अपनी बर्तरी एक दूसरे पर साबित करनी थी, इसलिए दोनों मुल्कों के दरमियान स्पेस, साइंस, टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर हथियार बनाने की जंग शुरू हो जाती है, जिसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। इस कोल्ड वॉर के दौरान दोनों मुल्क ही बराह रास्त छोटे मुल्कों पर असरअंदाज होने लगे थे। दोनों मुल्क ही अपने अपने एलाइज बनाने लगे और दूसरे ममालिक भी उनकी कुर्बत से न्यूक्लियर पावर बनने की दौड़ में लग गए। और इसी दौड़ में आ जाता है 1962, जिसमें होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जी बिल्कुल वही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जिसने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां से एटमी जंग की दूरी सिर्फ एक बटन तक आ जाती है और ये कोल्ड वॉर का सबसे नाजुक लम्हा तस्वुर किया जाता है। 13 दिनों का ये बहरान 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 1962 तक जारी रहा और इस दौरान दोनों मुल्क एक दूसरे के सामने इस तरह आ गए थे कि जैसे अभी एटमी जंग शुरू हो जाएगी। नाजरीन, अब चलते हैं इसकी वजूहात की तरफ। सन 1959 में अमेरिका से 90 मील दूर एक सयाहती मुल्क क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो इक़्तिदार में उठे हैं और वो क्यूबा, जब अभी तक अमेरिका का अलाई था, वो अमेरिका के मुखालिफ हो जाता है। एक ही तर्ज हुकूमत की वजह से क्यूबा और सोवियत यूनियन एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं और एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि इन कुर्बतों को अमेरिका भी बगौर देख रहा था। इसलिए सन 1961 में जब जॉन एफ कैनेडी सदर बनते हैं तो उन पर क्यूबा के मसले के हल का बहुत प्रेशर होता है। इक़्तिदार में आने के बाद 1961 में सदर जॉन एफ कैनेडी बे ऑफ पिग इन्वेजन का ऐलान करते हैं। इस इन्वेजन के तहत अमेरिका के ट्रेंड क्यूबान दस्ते क्यूबा में दाखिल हो जाते हैं, मगर 3 ही दिनों में जंग फिदेल कैस्ट्रो के हक में हो जाती है और ये तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो जाता है। नाजरीन, 1961 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इटली और टर्की में जुपिटर बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब किए। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन चीन की तरफ क्यूबा के बढ़ते ताल्लुकात की वजह से भी तनाव का शिकार था। इन अवामिल के जवाब में क्यूबा के उभरते हुए लीडर फिदेल कैस्ट्रो और सोवियत यूनियन के लीडर निकिता ख्रुश्चोव के दरमियान जुलाई 1962 में होने वाली मुलाकात में मुस्तकबिल में अमेरिकन हमले को रोकने और अमेरिका पर निगरानी के लिए क्यूबा पर बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब करने पर इत्तेफाक किया गया। मिसाइल लॉन्च की तनसीब और इसकी तैयारी इस मीटिंग के बाद शुरू होती है। नाजरीन, इसके बाद अमेरिका ने अपने U-2 जहाज़ों से क्यूबा की निगरानी शुरू कर दी और एक रूटीन की परवाज के दौरान 14 अक्टूबर सन 1962 को अमेरिका ने सोवियत मिसाइलों के फोटोग्राफ ले लिए और ये अमेरिका के लिए बहुत परेशानी की बात थी। मुख्तलिफ एजेंसियों की तस्दीक के बाद बिलाखिर इसकी इत्तला 16 अक्टूबर को सदर जॉन एफ कैनेडी को कर दी जाती है। ये बात आम पब्लिक को पता चले इससे पहले उसी दिन शाम को सदर जॉन एफ कैनेडी एक सीक्रेट मीटिंग बुलाते हैं जिसको एक्सकॉम कहा जाता है
और यहीं से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की शुरुआत होती है। नाजरीन, एक्सकॉम की इस मीटिंग में मेंबर्स की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहली ये होती है कि अमेरिका के पास सोवियत यूनियन से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरी तजवीज़ ये पेश की जाती है कि फिदेल कास्त्रो पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाए, ताकि वो इस प्रेशर में एकर क्यूबा से मिसाइल्स हटा लें। तीसरी तजवीज़ ये पेश की जाती है कि क्यूबा पर फुल इन्यूजन कर दिया जाए और क्यूबा से फिडेल कास्त्रो और मिसाइल्स को निकाल दिया जाए। चौथी तजवीज़ ये पेश की जाती है कि क्यूबा पर एयर स्ट्राइक कर दी जाए और मिसाइल्स को तबाह कर दिया जाए। पांचवीं और आखिरी तजवीज़ ये पेश की जाती है कि नेवी को इस्तेमाल करके क्यूबा के चारों तरफ नेवल ब्लॉकेड लगा दिया जाए, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई भी हथियार सप्लाई न हो। सदर जॉन एफ कैनेडी पांचवीं तजवीज़ का इंतखाब करते हैं और इसके बाद क्यूबा को नेवल ब्लॉकेड लगाकर बंद कर दिया जाता है, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी तरह की कोई सप्लाई मुमकिन ना हो सके। 22 अक्टूबर 1962 को सदर जॉन एफ कैनेडी पब्लिक को एड्रेस करते हैं कि क्यूबा में सोवियत यूनियन की बैलिस्टिक मिसाइल्स पाई गई हैं और क्यूबा पर नेवियल ब्लॉकेड कर दिया गया है। इसके बाद अमेरिका जंग की तैयारियों में लग जाता है। 24 अक्टूबर को सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव सदर जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखते हैं कि अगर अमेरिका क्यूबा से नेवियल ब्लॉकेड हटा ले और ये वादा करे कि अमेरिका कभी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा, तो सोवियत यूनियन अपनी मिसाइल्स हटा लेगा। 25 अक्टूबर को अमेरिका को पता चलता है कि क्यूबा में सोवियत यूनियन की मिसाइल्स ऑपरेशनल हो चुकी हैं और अब सोवियत यूनियन किसी भी वक्त अमेरिका पर हमला कर सकता है, जिससे तनाव में और इजाफा हो जाता है। 26 अक्टूबर 1962 को क्यूबा के लीडर फिदेल कास्ट्रो सोवियत यूनियन के निकिता क्रुश्चेव को ये खत लिखते हैं कि अमेरिका क्यूबा पर फुल इन्वेजन की तैयारी कर रहा है और इससे पहले वो हमला करे, हमें अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। इन सब के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान इस मसले के हल के लिए पॉलिटिकल टॉक्स भी चलती रहती हैं। नाजरीन, इन सब के दौरान 27 अक्टूबर आ जाता है। इस दिन हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और इस दिन को तारीख ब्लैक सैटरडे के नाम से याद करती है। इस दिन सोवियत यूनियन के चेयरमैन निकिता क्रुश्चेव के तरफ से एक और डिमांड की जाती है कि अमेरिका, टर्की और इटली से अपने जुपिटर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हटाए, और इसके साथ साथ पहली डिमांड्स भी बरकरार रहेंगी। लेकिन इस दिन सुबह 11 बजे हालात और संगीन हो जाते हैं, जब एक U-2 जहाज जो अपनी फॉरवर्ड लोकेशन फ्लोरिडा जाता है, इस अमेरिकन जहाज को क्यूबा से ऐसे 2 मिसाइल से निशाना बनाया जाता है, जिसके नतीजे में वो तबाह हो जाता है और पायलट की मौत हो जाती है। अपने पायलट की मौत की वजह से अमेरिका को जंग की शुरुआत दिखने लग जाती है। नाजरीन, इसी दिन अमेरिकन नेवी ने नेवल ब्लॉकेड पर सोवियत यूनियन की सबमरीन B-59 पर हमला कर दिया। इस सबमरीन के कैप्टन वैलेंटीन सावित्स्की की, जिनका राबिता मॉस्को से मुनक़ता हो चुका था, उन्होंने ये समझ लिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ गई है। दूसरी तरफ अमेरिका को ये अंदाज़ा नहीं था कि B-59 सबमरीन न्यूक्लियर हथियारों से लैस है। ऐसे में सबमरीन के 3 में से 2 कमांडिंग ऑफिसर न्यूक्लियर हमले की अप्रूवल दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जंग दोनों तरफ से शुरू हो चुकी है। लेकिन 3rd कमांडिंग ऑफिसर वसिली आर्खिपोव समझदारी से काम लेते हैं और इस हमले की इजाज़त नहीं देते। और यही वो मौका होता है जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 से बच जाती है। तो नाजरीन, इस दिन अगर वसिली आर्खिपोव समझदारी से काम ना लेते तो ये न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाती और इंसानियत को पता नहीं कहां से कहां ले जाती। दूसरी तरफ अमेरिकन पायलट की मौत से अमेरिका में हंगामे शुरू हो जाते हैं और सदर जॉन एफ कैनेडी पर दबाव आने लगता है। अवाम इनसे मिलिट्री एक्शन की डिमांड करती है, मगर सदर जॉन एफ कैनेडी बहुत समझदारी से काम लेते हैं और मुज़ाकरात का रास्ता चुनते हैं। एक्सकॉम की एक मीटिंग में भी उन पर बहुत दबाव डाला जाता है कि वो कोई एक्शन लें, मगर उन्होंने ये कहा कि सोवियत यूनियन की डिमांड्स जायज़ हैं, मगर अपनी अवाम के दबाव की वजह से वो उनको पूरा करने के हक में भी नहीं थे। आखिरकार 28 अक्टूबर सन 1962 को सदर जॉन एफ कैनेडी के भाई रॉबर्ट कैनेडी और सोवियत यूनियन के एम्बेसडर
एनाटोली डोब्राइनिन के दरमियान एक सेक्रेट मीटिंग होती है। इस मीटिंग में ये हल निकाला जाता है कि अमेरिका, तुर्की और इटली से अपनी जुपिटर बैलिस्टिक मिसाइल्स हटा लेगा और सोवियत यूनियन क्यूबा से अपनी मिसाइल्स हटाएगा। मगर सोवियत यूनियन ये मिसाइल्स फौरन हटाएगा और उसके बाद अमेरिका ने भी अपनी मिसाइल्स हटाने का काम 24 अप्रैल 1963 को पूरा कर लिया। और आखिरकार इस वक्त की दो सुपर पावर्स के दरमियान इस मसले का हल दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत से निकल आया। इस बहरान के नतीजे में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक डायरेक्ट लाइन भी कायम हुई, जिससे दोनों ममालिक के सरबराह एक दूसरे से डायरेक्ट बात कर सकेंगे ताकि ऐसा बहरान दोबारा पेश ना आए। इस लाइन को हॉट लाइन बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन का नाम दिया गया। तो नाजरीन, इसके बाद अमेरिका ने 20 नवंबर सन 1962 को क्यूबा की इर्द गिर्द अपना नेवल ब्लॉकेड भी हटा लिया और ये संगीन मसला मुज़ाकरात से हल हो गया। नाजरीन, इस बहरान का हल दोनों मुल्कों के सरबराहों ने बहुत अच्छे से निकाला और ये निकलना भी ऐसे ही चाहिए था। मगर ये फैसला दोनों मुल्कों की आवाम को शायद पसंद ना आया, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने यह फैसला खुफिया रखा था ताकि अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी इसको सोवियत यूनियन के खिलाफ इसकी कमजोरी ना समझी, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की आवाम भी इस फैसले से खुश ना थी, क्योंकि अमेरिका की तमाम डिमांड्स मान ली गई थीं। तीसरी तरफ क्यूबा भी इस फैसले से खुश ना था, क्योंकि इसके मुताबिक दोनों मुल्कों ने इसका सोचे बगैर आपस में डील कर ली, और शायद इसी वजह से सोवियत यूनियन के निकिता क्रुश्चोव इस वाक़े के 2 साल बाद ही अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठे, और दूसरी तरफ सदर जॉन एफ कैनेडी भी 1 साल बाद कत्ल हो गए। लेकिन बहरहाल ये फैसला पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि दुनिया एक तीसरी जंग अजीम से बच गई। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।